शाम का वक्त हो चुका था। रूही अपने बैग में कपड़े समेट रही थी। वहीं तेजस रूही के आगे पीछे जाते हुए, रूह, या तुम ऐसे मुझे छोड़कर कैसे ही जा सकती हो? मैं तुम दोनों के बगैर कैसे रहूँगा? और अचानक तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि तुम चले जाओगी? कुछ ही तो वक्त मिलता है तुम दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने का, रात और सुबह, और तुम चली जाओगी तो वक्त भी नहीं रह जाएगा तुम दोनों से मिलने का। तेज बस बार बार एक ही बात को रूही को कहे जा रहा। रूही वैसे तो खुद तेजस को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन राखी के फैसलों के आगे वह झुक जाती है। रूही रुककर तेजस को देखकर बोलती है, ठीक है तेज, फिर तुम भी चलो। तेजस तुरंत कहता है, रूह, ऐसा नहीं कर सकता मैं। पापा की तबीयत खराब है, ऐसे में मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूँ? रूही कुछ देर तक तेजस को देखती है, फिर एकदम से उसके गले लग जाती है। तेजस रूही के सर को सहलाने लगता है। रूही तेजस से, तेज, माँ ने रूहानी को वंश से दूर रखने के लिए कहा है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तेजस जैसे ये सुनता है, उसकी आंखें एकदम से गुस्से से लाल हो जाती हैं। वह झटके से रूही को खुद से दूर करके कहता है, माँ ने कह दिया और तुमने मान लिया? व्हाट द हेल रूह! और तुम्हें भी दूसरों की तरह ही अब भी मेरा वंश गलत लगता है? रूही जल्दी से ना में सिर हिलाकर कहती है, नहीं तेज, मैं वंश को गलत नहीं समझती। वो तो, रूही इतना ही कहती है कि तेजस बीच में ही, रूह, यू नो दैट आई लव माई ब्रदर। मैं उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुन सकता। उसने बस एक गलती की जब वो नादान था, उसे कुछ पता नहीं था। तब की बात लेकर अब तक उसमें ब्लेम करने का क्या मतलब है? तेजस का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था। रूही तेजस का गुस्से को बढ़ते देख उसके पास जाकर उसके गले लग जाती है और पीठ को सहलाते हुए, काम डाउन तेज। तेजस रूही के गले लगे ही राखी जी को कॉल करता है। राखी के कॉल रिसीव करते ही तेजस रूही से थोड़ा दूर होकर भड़क जाता है। माँ, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब सोचने की? राखी कंफ्यूज होकर, क्या बोल रहे हो तुम तेज? तेजस, आप वंश की वजह से रूहानी को यहाँ से भेज रहे हैं। राखी उधर से जवाब देती है, तेज, मेरी बात समझो, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। उस बार जो हुआ था, अगर इस बार भी। यह सुनते ही तेजस की फोन पर पकड़ कर जाती है। वह बीच में ही थोड़े गुस्से में कहता है, आप कहना क्या चाहती हैं? वंश अब भी गलत है। राखी जी हड़बड़ाते हुए, नो नो तेज, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो वंश ने गलती की थी। यह सुनते ही तेजस जोर से फोन को जमीन पर फेंक देता है। रूही डर जाती है। रूही डरी सहमी नज़रों से
तेजस को देखती है। तेजस फोन को गुस्से से देखकर बाहर की ओर जाने लगता है कि रूही तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। तेजस एक नज़र रूही के हाथ को देखकर उसे झटक देता है, जिससे रूही थोड़ा पीछे हो जाती है। तेजस तुरंत कमरे से बाहर की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूहान स्टडी रूम में आदित्य के कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था। आदित्य कुछ पेपर को चेक कर रहा था। आदित्य पेपर को देखते हुए, क्या हुआ, बोलो, रूहान आदित्य को बिना भाव के देख कर बोला। भाई, मुझे भैरव अरोरा की लोकेशन चाहिए। आदित्य पेपर से नजरें हटाकर रूहान को देखने लगता है। बहुत देर तक देखते रहने के बाद आदित्य अपनी जगह से उठकर रूहान के पास जाता है। रूहान अब भी आदित्य को ही देख रहा था। आदित्य अपनी बैग से गन निकालकर सीधे रूहान के सर पर पॉइंट करता है। रूहान को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके एक्सप्रेशन थोड़े से भी चेंज नहीं होते हैं। आदित्य एकदम सर्द आवाज में, क्या लगता है तुम्हें कि तुम बड़े हो गए हो बहुत? तुम्हें नहीं पता भैरव अरोरा क्या चीज़ है? शरा यहाँ थी इसलिए वो कंट्रोल में था, वरना एक सेकंड नहीं लगता उसे जेल से बाहर निकलने में। रूहान गन को पकड़कर अपने सीने पर पॉइंट करते हुए कहता है, भाई, सर से ज़्यादा सीने में गोली चलाने में फ़ायदा है। और मुझे नहीं जानना भैरव अरोरा क्या चीज़ है। मुझे बस इतना पता है कि मेरी वाइफ उसके पास है और मुझे उसे वापस लाना है। रूहान की आदित्य की आंखों में जुनूनियत और निडर भाव को देख पा रहा था। आदित्य रूहान के अंदर खुद को देख पाकर रहा था, एकदम फीलिंगलेस पर्सन। आदित्य गन को रूहान के सीने से हटाकर उससे दूर हो जाता है। फिर से वह सोफे पर बैठकर टेबल पर गन को रख कर कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगे। यह सुनते ही रूहान बिना भाव से आदित्य को देखता है। फिर वह अचानक ही बोलता है, आप मुझे कभी रोक नहीं सकते। मुझे बस अपनी आपकी छोटी सी मदद चाहिए थी। अगर आपको नहीं करनी तो मुझे ज़्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मैं खुद पता लगा लूँगा। इतना बोलते ही रूहान वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही आदित्य किसी को कॉल करके कहता है, रूहान पर नज़र रखो। वहीं बैंकॉक भैरव चेयर पर बैठा था। उसके सामने एक आदमी बहुत ही जख्मी हालत पर था। भैरव अपनी डरावनी नज़रों से सामने की ओर देखकर, तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम किसे मिसाइल बेच रहे हो? बैंकॉक का ऐसा कोई नहीं जो अपनी कीमत लगा सके। वह आदमी चिल्लाते हुए, तुम होते कौन हो कीमत तय करने वाले? उसके ऐसे चिल्लाने से भैरव अपने सर को टैप करने लगता है। यह देखकर वहाँ खड़े कुछ लोग, जिन्हें पकड़ कर रखा गया था,
वह डर से कांपने लगते हैं। वह जख्मी आदमी और कुछ बोलता उससे पहले भैरव चाकू उठाकर सीधे उसके मुंह में मार देता है। उस आदमी की दर्द से भरी चीख निकल जाती है। वह आदमी नीचे गिरकर छटपटाने लगता है। भैरव अपने हाथ टिश्यू पेपर से पोंछते हुए उस आदमी को देखकर, इसमें जो जो लोग शामिल थे सबके हाथ काट दो, इतना बोलकर भैरव अपनी जगह से उठ जाता है। भैरव लिफ्ट के अंदर जाता है। यह विला बहुत बड़े एरिया में घिरा हुआ था। विला के जमीन के नीचे बेसमेंट बना हुआ था जिसका किसी को खबर नहीं थी। भैरव लिफ्ट से निकलकर सीधे अपने कमरे में जाता है। फिर शावर लेकर वह उस कमरे से निकलकर चलने लगता है। कुछ वक्त में वह एक कमरे में पहुंचता है। दरवाजा खोलकर वह अंदर जाता है। अंदर धीमी लाइट जली हुई थी जिसमें बेड पर बहुत सारे बड़े बड़े से टेडी बियर रखे हुए थे। बेड राउंड शेप की बहुत बड़ी थी। उसके बीच में कंबल से लपेटकर शोरा सुकून की नींद सो रही थी। भैरव बेड पर बैठकर शोरा को ही देखने लगता है। फिर उसके सर को सहलाते हुए थोड़ा झुककर उसके माथे को चूम लेता है और धीरे से कहता है, गुड नाइट सोना। इतना बोलते ही पीछे हटकर अच्छे से ब्लैंकेट उठाकर बाहर की ओर चला जाता है। मुंबई रूहानी सो ही रही थी। अचानक उसकी नींद टूट जाती है। नींद टूटते ही उसे बेड पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है और साथ ही उसके हाथ को पकड़ा हुआ भी था। कमरा पूरा अंधेरे से घिरा था जिससे उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। रूहानी डर से चीख देती है। सामने बैठा उसके मुंह को झट से बंद कर देता है। वह धीरे से उसके कान में, चिल्लाओ मत डरपोक। आवाज़ सुनते ही रूहानी जोर से उसे धक्का दे देती है और साइड लैम्प को जलाती है। लाइट जलते ही वंश का चेहरा दिखता है। रूहानी कुछ बोलने ही वाली होती है कि दरवाजे पर जोरों से खटखटाने के साथ तेजस और रोही की आवाज़ आती है। रूहानी, क्या हुआ? रूहानी रूहानी घूर कर वंश को देखती है। वहीं वंश जाकर वॉशरूम में घुस जाता है। रूहानी खुद को नॉर्मल करते हुए दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही रूही हड़बड़ाते हुए कमरे के अंदर आकर पहुंचती है। क्या हुआ रूहानी? तुम इतना जोर से क्यों चीखी? तेज भी रूही की बातों को रिपीट करता है। रूहानी सोचते हुए, उदी, वो चीज़ों मैं सपने में चीखी थी। इतना बोलते हुए रूहानी की नज़र वाशरूम की तरफ चली जाती है। फिर वह दोनों को देखकर कहती है, मैंने देखा सपने में मुझे कोई खींच रहा था तो मेरी चीखें निकल गईं। तेजस और रूहानी उसे अजीब नज़रों से घूरने लगते हैं। रूहानी बस क्वर्ड सी स्माइल देती है। रूही कमरे को देखकर बाहर की ओर चली जाती है। उसके बाद तेज भी चला जाता है। रूहानी चैन की सांस लेते हुए
दरवाज़ा बंद करके लॉक करती है। रूहानी बेड पर बैठकर, आफत की दुकान बाहर आओ। वंश बाथरूम से बाहर निकलकर आता है। रूहानी वंश को घूरते हुए बेशर्म कहेंगे, तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं है ना कि आधी रात को एक जवान लड़की के कमरे में घुसते नहीं है। ऊपर से मेरे सामने भूत बन के बैठ गए। मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो। मंस रूहानी की पूरी बात को इग्नोर करके सीधे उसके हाथ को पकड़कर देखने लगता है। रूहानी उसे गौर से देखने लगती है, फिर अचानक से अपने हाथ को पीछे करते हुए कहती है, तो तुम यहाँ मेरी चोट देखने आए हो? वंश हाँ में सर हिला देता है। रूहानी उठकर वंश से दूर होकर परेशानी से कहती है, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? देखो, अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे भूल जाओ। मैं तुमसे प्यार तो क्या, दोस्ती भी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी नहीं झेल सकती। 1 मिनट में तुम्हें झेल नहीं पाती, जिंदगी भर तो छोड़ ही दो। वंश एकटक रूहानी को देखने लगता है। रूहानी भी वंश से दूर होते होते दीवार से सट जाती है। वंश धीरे धीरे रूहानी की ओर बढ़ने लगता है। रूहानी बस उसे अपने पास आता हुआ देख रही थी। वंश रूहानी के पास आकर फिर एक बार उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ले जाकर बेड पर बिठाता है। बैंडेज को खोलते हुए वंश कहता है, मेरी जिंदगी में अब प्यार शब्द की कोई जगह नहीं है। तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस नॉर्मली बस तुम्हारी चोट देखने आया हूँ। इतना बोलते हुए वंश रूहानी के हाथ को गौर से देखता है। वह फर्स्ट एड बॉक्स लेकर दवाई लगाकर फिर एक बार रूहानी के हाथ पर पट्टी बांधता है और फिर उसे देखकर, डॉक्टर आए थे ना, उन्होंने मेडिसिन दी होगी, तुमने खाया या नहीं? रूहानी हाँ में सिर हिला देती है। तो वंश रूहानी के हाथ को छोड़कर जाने लगता है। तभी रूहानी उसके हाथ को पकड़ लेती है। वंश पीछे मुड़कर रूहानी को देखता है। रूहानी वंश को देखकर, बहुत बदल गए हो तुम वंश। वंश एकटक रूहानी की आंखों में देखने लगता है। कुछ देर तक वंश और रूहानी एक दूसरे को एकटक देखते रहते हैं। फिर रूहानी वंश के हाथों को छोड़ देती है। रूहानी के हाथ छोड़ते ही वंश वहां से निकल जाता है। रूहानी बस उसे जाते हुए ही देखती रह जाती है। सुबह के 10 बजने को थे, लेकिन दिव्या की नींद जैसे टूट ही नहीं रही थी। वह अब तक बहुत गहरी नींद में सो रही थी। आदित्य बेड पर बैठा बस एकटक अपनी क्यूट सी वाइफ को सोते हुए देख रहा था। आदित्य बहुत देर से वहीं बैठा हुआ था। वह धीरे से दिव्या के बालों को साइड करते हुए आवाज देने लगता है, वाइफी, वाइफी। दिव्या कसमसाते हुए कंबल से अपना चेहरा छुपा लेती है। आदित्य उसके ऊपर से कंबल हटाता है तो दिव्या फिर एक बार खुद को ढक लेती है। आदित्य भी फिर एक बार कंबल को हटाता है
दिव्या इरिटेट होकर आंखें बंद किए हुए ही बोलती है, मिस्टर हस्बैंड, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे परेशान बंद कीजिए करना, मुझे सोना है। यह सुनते ही आदित्य की बाहें चढ़ जाती हैं। वह कहता है, वाई भी 10 बज चुके हैं। दिव्या अलसाई सी आवाज में, हाँ तो बजने दीजिए, उसका काम ही है बजना। और आप भी मुझे परेशान करना बंद करके ऑफिस चले जाइए। आदित्य दिव्या को घूरते हुए, वाइफी, तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही आलसी हो गई हो? दिव्या कोई भी जवाब नहीं देती। आदित्य दिव्या को देखता है, जो फिर से सो रही थी। यह देखकर आदित्य उसके ऊपर से कंबल को हटाकर फेंक देता है और उसे गोद में अपने उठा लेता है। दिव्या अधखुली आंखों से आदित्य को देखती है। आदित्य दिव्या को वॉशरूम में ले जाता है। कुछ देर में दोनों बाहर आते हैं। दिव्या बुरी तरह से आदित्य को घूर रही थी। आदित्य सर्वेंट से नाश्ता मंगाता है। नाश्ता आते ही दिव्या खाने पर टूट पड़ती है। वह लगातार अपने मुंह पर नाश्ता ठूंसे ही जा रही थी। यह देखकर आदित्य दिव्या को कहता है, वाइफी, आराम से। दिव्या एक नज़र आदित्य को देखकर फिर से वैसे ही खाने लगती है। कुछ ही मिनटों में ही खाने की प्लेट एकदम साफ हो जाती है। यह देखकर दिव्या मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, मुझे और भूख लगी है। उसके इतना बोलते ही सर्वेंट फ्रूट्स और जूस लेकर आती है। वो सब देखकर दिव्या मुंह फेर लेती है और आदित्य को देखकर कहती है, मिस्टर हस्बैंड, मुझे वो नहीं खाना। आदित्य दिव्या के गाल पर हाथ रखकर पूछता है, तो तुम्हें क्या खाना है? आदित्य के यह सवाल करते ही दिव्या की आंखें एकदम से चमक उठती हैं। वह खुश होकर कहती है, मुझे समोसे, छोले भटूरे, बड़ा पाव, चाउमीन, पानी पूरी, पिज्ज़ा, मोमोज, आइसक्रीम, चाट। दिव्या बस बोलते ही बोलते जा रही थी। उसके खाने की बहुत लंबी लिस्ट बनती ही जा रही थी। वहीं आदित्य दिव्या को पूरी तरह से घूरता है। आखिर में दिव्या पास्ता बोलकर रुक जाती है और आदित्य को देखती है। आदित्य अब भी उसे पूरी तरह से ही घूर रहा था। आदित्य को देखकर दिव्या अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, आप ला देंगे ना? आदित्य सख्त लफ्ज में जवाब देता है, नहीं। उसका जवाब सुनते ही दिव्या की रोने जैसी सूरत बन जाती। आखिर में उसकी आंखों से आंसू बह ही जाते हैं। दिव्या रोते हुए अपने पेट पर हाथ फेरते हुए पेट को देखकर कहती है, देखा बेबी, आपके पापा हम दोनों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। एक ही चीज मांगी वो भी नहीं दे रहा। हम दोनों आपके पापा से बिल्कुल भी बात नहीं करें। आदित्य दिव्या को देखकर अपने मन ही मन में कहता है, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। ये तो अभी भी अपनी तरह मेरे बच्चे को बिगाड़ रही है। आदित्य मन ही मन कह ही रहा था
कि उसका ध्यान दिव्या के जोर जोर रोने की आवाज से टूटता है। आदित्य लाचारी से दिव्या को देखकर कहता है, ठीक है, चलो हम लोग होटल चलते हैं, वहाँ जितना खाना है खा लेना। दिव्या की आंखें अब एकदम से चमक उठती हैं। वह जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ कर कहती है, चलिए। आदित्य उसे एक नज़र उसके चेहरे को देखकर कहता है, तुम ऐसे जाओगी? दिव्या कंफ्यूज होकर आदित्य को देखती है। आदित्य उठकर वॉशरूम से गीला रुमाल लेकर आता है और फिर दिव्या के चेहरे को अच्छे से पोंछता है। प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब माई चैनल।